हैं लोकसभा अध्यक्ष ने क्या कहा। राष्ट्रमंडल देशों के 28वें संसदीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भारत के इस ऐतिहासिक संविधान सदन में आईपीयू की प्रेसिडेंट, सीपीए के चेयरपर्सन, राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारीगण, भारत सरकार के माननीय मंत्रीगण, राज्य विधानमंडल के अध्यक्षगण, माननीय संसद सदस्यगण, सम्मानित अतिथियों, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस गरिमामय अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति हम सब के लिए विशेष गौरव का विषय है। आपके दूरदर्शी नेतृत्व में लाए जा रहे नए रिफॉर्म के कारण भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है। आपका नेतृत्व वैश्विक चुनौतियों का निर्णायक समाधान दे रहा है और आपके नेतृत्व के लिए दुनिया आपकी ओर देख रही है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहे जाने वाले भारत में लोकतांत्रिक संवाद, सहयोग और साझा मूल्यों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं, जहाँ हम संसदीय लोकतंत्र की सर्वोत्तम प्रथाओं, नई पहलों और अनुभव को साझा करेंगे। हमारी संसद की 7 दशकों से अधिक यात्रा में हमने जन केंद्रित नीतियों और कल्याणकारी कानूनों के निर्माण से लोकतंत्र को सशक्त किया है तथा हमारी निष्पक्ष निर्वाचन पद्धति ने भारत के प्रत्येक नागरिक की लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित की है। इससे लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। संसद और सरकार के साझे प्रयासों से हमने कई अनावश्यक कानूनों को हटाया है, नए कल्याणकारी कानून बनाए, जनता की अपेक्षाओं के अनुसार नीतियां बनाई है। इसका परिणाम है कि आज हम विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण के लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और लोकसभा के माननीय अध्यक्ष ये बार बार कहते रहे हैं और कई बार अक्सर उन्हें आपने कहते हुए सुना होगा कि संसद संवाद से चलती है और जब संसद चलती है तो देश चलता है। चूंकि देश में जब विधायी कामकाज होंगे, कानून बनेंगे, तब देश जो है अपनी दशा और दिशा को पकड़ेगा और प्रगति, गति, इस सब के साथ में वो अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। जिस तरीके से वो आगे बढ़ भी रहा है, पहुंच भी रहा है, यही संसदीय प्रक्रियाएं हमें आगे की तरफ ले जाती हैं। लेकिन जो डेमोक्रेसी है उसका स्कोप और उसका जो आदर्श है वो इतना बड़ा है कि आसमान जैसा, और इसलिए हम रास्ते में हैं, या ये कहिए कि पूरी दुनिया रास्ते में है। लोकतंत्र एक चीज है, संसदीय लोकतंत्र एक चीज है। हमें इसे एक तरह से पार्टिसिपेशन जो है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एक चीज होती है, और लोकतंत्र को शास्त्रों में और अंग्रेजी में तो उसके लिए कॉमन साल्वेशन करके एक शब्द भी स्पेशली दिया गया है कि ये सामूहिक मुक्ति का रास्ता है, सामूहिक मोक्ष का रास्ता है। राम नारायण जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में, और 140 करोड़ लोगों की मुक्ति की बात है। इस मुक्ति का मतलब क्या होता है? देखिए, मुक्ति का मतलब है कि आपको उनको न्याय देना, हाँ, उनको मुख्य धारा में लाना। हाँ, ये नहीं कि उनको गरीबी से मुक्ति, गुलामी से मुक्ति, बेरोजगारी से मुक्ति। मुक्ति मतलब आपको जो उनकी समस्याओं से संकट है, उनसे मुक्ति की बात होती है। बिल्कुल। 140 करोड़ लोगों को मुक्त करने वाला ये नहीं कि उनको हटा देना है, बल्कि उनको
एक जो मानवीय परंपरा है, मानवीय जो जीवन होता है, जीवन शैली होती है जो उनकी, उसमें उनको और ज्यादा आगे बढ़ाना और मजबूत करना है। तो 140 करोड़ तो अब ठीक है, अब जनसंख्या कितनी है वो कोई भी हो सकती है, कम ज्यादा उससे नहीं है, लेकिन हाँ हमारा पहला काम यह होता है कि हम लोगों को मूलभूत सुविधाएं, रोटी कपड़ा मकान दें, उनको रोजगार दें, उनको स्वास्थ्य दें, उनको शिक्षा दें, उनको आगे बढ़ने के सारे साधन मुहैया कराएं। तो ये सब चीजें होती हैं, इनको डेमोक्रेटिक वे में आगे बढ़ाना, इनको एक संस्थागत वे में आगे बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। तो इन सब चीजों को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। और जो बात आई है कि मुक्ति की बात आई है, वो हम केवल बात करते रहे, अब उस पर हमने अमल भी करना है। हाँ, और अमल करना शुरू भी किया जा चुका है। अमल शुरू किया जा चुका है, बहुत सारी चीजें आई हम देख रहे हैं। जो बदलाव तेजी से आ रहे हैं, वो अमल हो रहा है, इसलिए बदलाव आ रहे हैं। हमने कोरोना काल को, आपदा को अवसर में बदला है। जो दुनिया नहीं, दुनिया परेशान थी, हम दूसरे रास्ते पर चले गए। तो हमारी जो क्षमता है, हमारी जो बौद्धिकता है, वो इस दिशा में हमको और आगे लेकर जाएगी। केवी प्रसाद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुशील कुमार सिंघल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसाद जी, इस बात को थोड़ा सा अगर हम और बढ़ाएं, रामनारायण जी कह रहे हैं कि जब लोकतंत्र में हम सामूहिक मोक्ष की बात करते हैं तो ये संसदीय प्रक्रियाओं से होकर ही गुजरता है, जिसमें विधान बनते हैं, कानून बनते हैं और उनका एग्जीक्यूशन होता है। लेकिन ये एफिशिएंटली हो, इफेक्टिवली हो, ये एक बात रहती है। और ये भी बात है कि लोकतंत्र जो है उसका जो रास्ता है वो बहुत लंबा है, लेकिन उस रास्ते पर हम सब चल पड़े हैं और ये रास्ता, इस पर हम दिनों दिन लगातार आगे बढ़ते रहें, ये भी एक बात पक्की होती है इस तरह के CSPOC जैसे जो गेट टुगेदर है उससे। तो ये जो एक बात है, मैं एक बार फिर से रामनारायण जी के साथ ही इस विषय पर चर्चा करूंगा कि ये जो CSPOC जैसे जो गेट टुगेदर हैं, ये जो कॉन्फ्रेंस हैं, या ये जो दुनिया के 50 से ज्यादा देशों का एक साथ इकट्ठा आना है, अपनी लोकतांत्रिक जो प्रक्रियाएं हैं उनको और ज्यादा सुदृढ़ और ज्यादा मजबूत करना है, और ज्यादा ट्रांसपेरेंट करना है, और ज्यादा उसमें पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित करना है। तो ये सब जो चीजें हैं सुनिश्चित करने में CSPOC जैसा जो मंच है वो कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है, दोनों बातें एक साथ। देखिए, कॉमनवेल्थ कंट्रीज में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर बड़े जल्दी बदलाव होते हैं, राजनीतिक और सत्ता के बदलाव होते हैं। उन देशों में हमको डेमोक्रेटिक वैल्यू स्थापित करना, जो पुराने देश हैं, बड़े देश हैं, डेमोक्रेटिक देश हैं, पुरानी संस्थाएं हैं, भारत जैसे देश हैं, ब्रिटेन जैसे देश हैं, उनका बड़ा दायित्व इसमें बन जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो चर्चा करते हैं, जो सीखते हैं, जो संदेश देते हैं, उसका संदेश उन देशों तक जाता, उन लोगों तक जाता, वहाँ पे अवेयरनेस आती लोगों में। तो केवल सम्मेलन इसलिए नहीं कि आप मिले बैठे और आपने कोई एजेंडा पारित किया, काम हो गया। ये शेयरिंग और केयरिंग जैसा है। शेयरिंग केयरिंग जैसा है। इसको लेकर के जब वो पीठासीन अधिकारी अपने देश में जाते हैं, यहाँ से कुछ सुन के जाते हैं, तो वो चर्चा करते हैं तो अपने जनप्रतिनिधि चर्चा होती है, जनप्रतिनिधि नीचे बात करते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर नीचे संवाद का प्रक्रिया शुरू होती है। फिर बीच बीच में चूंकि अब AI और सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया कि वो लोग देख भी सकते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये एक बड़े बदलाव की मंच बनता है। इस तरह के सम्मेलन होते हैं जो जहां से आप बहुत सारा दिखता, भले एक एजेंडा छोटा सा 4 पेज का दिखेगा, लेकिन वो 4 पेज नहीं, वो जाकर के हजारों पेज में कई देशों में लागू होता है। और वहां की जनता जो बहुत पिछड़ी होती है, डेमोक्रेटिक रूप से बहुत अज्ञानता में जी रही हो, जो भी स्थितियां होती हैं, उनको और आगे लाने में बहुत मददगार होते हैं ये सब चीजें। और ये अभी मैं सुन रहा था कुछ डेलीगेट्स के इंटरव्यू, उनमें स्पीकर्स भी थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी थे। केनिया के जो माननीय स्पीकर हैं उन्होंने तो कहा कि इंडिया इज ए बिग ब्रदर। ठीक है, इंडिया इज आवर बिग ब्रदर। तो ये जो बड़ा भाई जब कोई देश आपको कहता है, तो तब आपका जो दायित्व है, आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कितनी बड़ी हो जाती है उसी के साथ। ये भी एक बड़ी बात है। बिल्कुल, जब आप बड़े पद पर होते हैं या बड़ी भूमिका में होते हैं, तो आपकी जवाबदेही, आपका दायित्व, आपकी जिम्मेदारी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ये अलग बात है कि आज के ज़माने हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो पैरोकार बनते थे डेमोक्रेसी के, वो आजकल जिस रास्ते पे चल रहे हैं, और जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं पूरी दुनिया के खत कर तुले हुए हैं, ऐसे में सारी दुनिया के उन देशों को जो अभी भी
लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भारत सबसे बड़ा एक ऐसा प्रतीक के रूप उभरा है जिससे लोग देख रहे हैं भारतीय तरफ कि भारत एकमात्र ऐसा बड़ा देश है जो हमको लोकतांत्रिक रास्ते पर सही ढंग से आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। तो कीनिया के से जो बात आई आपने कही है, और भी देश हैं बहुत से, ग्लोबल साउथ की बात है, बिल्कुल ग्लोबल साउथ से जो बात उठ रही है, जो आवाज उठ रही है, G20 में किस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने साउथ अफ्रीका को किस तरह से उसमें इंट्रोड्यूस किया ना जाकर के, अफ्रीका को लिया जाकर के। वजह हम लोग, भारत जो है वो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, वो धमकी में कब्जा में विश्वास नहीं करता है, वो देने में विश्वास करता है, जो देता है वही प्राप्त करता है। सॉफ्ट पावर की बात चल रही सॉफ्ट पावर की बात चल आज जैसी जो हार्ड पावर की बातें हो रही हैं और दुनिया में तनाव भी है और बहुत सारी चीजें डिमोलिश भी हो रही हैं, ऐसे में सॉफ्ट पावर यानी भारत की जो कल्चर है, वैल्यूज हैं, भारत की जो सोच है, डेमोक्रेसी के प्रति उसका जो लगाव है, उसके जो डीएनए में आ गया है, ठीक है, ये दुनिया को बहुत कुछ देगा आगे चलकर। देखिए, भारत के पास देने के लिए प्रचुर संपदा है, सांस्कृतिक संपदा है, भारत की विरासत है, भारत का ज्ञान है, भारत की तकनीक को लोग नहीं मानते, तकनीक वेस्टर्न देखते हैं, लेकिन वो तकनीक भारत से ही गई है। हमारे वेदों में देखिए, हम लोग वो करते हैं जो पहले दुनिया में जो कबीलाई सिस्टम में रहे देश हैं, वो भारत को नहीं समझ सकते। ये अलग बात है कि 1000 साल की गुलामी में हमने बहुत कुछ खोया है, हमने अपना आत्मविश्वास खोया है, हमने अपनी संपदा खोई है, हमने अपने वैल्यूज खोई हैं, तो उन सबको हासिल करने में समय लगेगा, लेकिन चूंकि वो हमारा ही है इसलिए उसमें बहुत ज्यादा देर नहीं लगती है, क्योंकि हम किसी से लेना नहीं है, अपने को फिर से खड़ा करना है। जहां पर जमीन होती है तो खेती तो दोबारा उगाई जा सकती है, बिल्कुल जमीन नहीं होती तो खेती क्या उगाएंगे। तो भारत के पास वो सब कुछ है जिससे भारत वो सब फिर से खड़ा कर सकता है, जिसके लिए पूरी दुनिया भारत अब देख रही है कि भारत से ही हमको अब मदद मिलने की संभावना। राम नारायण जी, 1215 में चार्टर ऑफ मैग्ना कार्टा पास हुआ, जिसके तहत इंग्लैंड में पहली बार डेमोक्रेसी बहाल हुई, इंट्रोड्यूस हुई, और उसमें राजा के जो अधिकार थे उनको कर्टेल किया गया, लोगों के अधिकारों को आगे बढ़ाया गया, पार्लियामेंट एग्जिस्टेंस में आई और संसदीय लोकतंत्र की एक तरह से गंगा बह निकली। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जो नेचुरल पंचायत, जिनको प्राकृतिक पंचायत कहते हैं, जो हजारों साल से ही चल रही थी, या ये कहिए कि ऋग्वेद में तो उनको सभा, समिति और बाद में भी उस तरह से वो सारी चीजें रही, और वो प्राकृतिक पंचायत तो अभी तक चलती ही रही है। चोला डायनेस्टी में वो 1500 साल तक उन्होंने मंडपम के नाम से एक्ट किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा भी कि वो विलेज असेंबली के तौर पर काम कर रही थी। तो भारत के अंदर तो लाखों गांवों में वो काम हजारों साल से चल रहा था, जो ब्रिटेन में 1215 में इंट्रोड्यूस हुआ, और उसे डेवलप होने में भी बहुत समय लगा। तो भारत का जो समाज है उसके डीएनए में, उसकी चिति में लोकतंत्र है। बिल्कुल सही कहा, हमारा डीएनए है वो पंच परमेश्वर वाला डीएनए है, बिल्कुल है। हमारे यहाँ संस्था नहीं मिले तो भी लोग वही करते हैं, जिसको जो बना दिया जाए वो वैसा ही व्यवहार करेगा, न्याय करेगा, डेमोक्रेटिक तरीके से करेगा। पंच परमेश्वर की सबसे बड़ी व्यवस्था ये थी कि आप कोई किसी बनाया नहीं था, गांव के लोग तैयार कर लिए, 4 पंच बना दिए, भाई ये करेंगे। जब वो उस भूमिका में जाता है तो वो अपना दायित्व समझने लगता है। तो यही बात है कि जो भारत का जो दायित्व बढ़ रहा है, जो भारत की जो क्षमता बढ़ रही है, क्योंकि हमारे डीएनए में, हमारे मूल में, हमारे संस्कारों में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। हमारा जो राजतंत्र था वो भी डेमोक्रेटिक था। हम विदेह जनक राज वाले पढ़ते हैं तो लगता है कि वो राजा थे, लेकिन डेमोक्रेटिक वे में थे, वो सन्यासी राजा थे, वो उनको वो नहीं था। तो हमारी जो पुरानी आप देखेंगे पुराण हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, जब उनके पे जाएंगे, जिसका अध्ययन करने विदेशों से लोग आते रहते हैं, भले हम उसको कुछ न देखें, हम मैकाले से चल रहे हो, लेकिन दुनिया भारत से चल रही है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। हमारा पंचांग, हमारा ज्योतिष, हमारी गणना, हमारा अंकगणित कितना आगे रहा है, वो सारी दुनिया को मालूम है। भारत में भी अगर हम देखें तो भारत में समाज ने सबसे पहले अपनी कोई व्यवस्था बनाई। वो व्यवस्था अपने उसके जो गांव थे उनकी व्यवस्था थी, जिसमें सब तरह, एक तरह से जिसको गांधी ने ग्राम गणराज्य कहा था, वो विलेज रिपब्लिक कहते थे उसको, कि ये अपने आप में एक कंप्लीट सी यूनिट है, जहां पर गांव के लोग अपने ज़रूरत की सारी चीज़ें, सब तरह के लोग, सब तरह की स्किल्स
एक साथ इकट्ठा रखते हैं। वहीं आपको बाल काटने वाला मिलेगा, वहीं आपको सफाई करने वाला मिलेगा, वहीं आपको धोने वाला मिलेगा कपड़े, वहीं पर सिलाई करने वाला मिलेगा, वहीं पर सूत को उगाने वाला मिलेगा, वहीं काटने वाला मिलेगा, वहीं बुनने वाला मिलेगा, वहीं सिलने वाला मिलेगा। और साथ में उन्होंने सामाजिक रूप से भी एक जो पंचायत का एक सिस्टम खड़ा किया, वो भी इस तरह का किया कि कोई दो लोगों के बीच विवाद हो जाए तो उसके लिए उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत ना पड़े। तो इसलिए वो सब भी उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। क्या आपको लगता है कि हमें उसे और ज्यादा स्ट्रेंथन, और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ज्यादा डिलीवरेबल उसको बनाने की जरूरत है? देखिए, हमने जो पंचायती राज कानून लेके आए हैं वो इस दिशा को और मजबूत करने का प्रयास है। पहले जो व्यवस्थाएं थी कि गांव की चीज़ गांव से ही चले, बिल्कुल, वहीं आदान प्रदान हो, वस्तुओं का आदान प्रदान से हमारी विनिमय व्यवस्था थी, हमारी न्याय व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी। उसको और मजबूत करने के लिए पंचायती राज कानून लाया गया कि उससे जाकर के हम और ज़्यादा बेहतर करें, उनको आर्थिक रूप से मदद दें। पहले क्या था कि हमारे सिस्टम में जो वो आर्थिक पहलू उसमें नहीं था, सामाजिक पहलू ज़्यादा था। अब उसको जो कल्याणकारी राज्य होता है उसने अपनी भूमिका दिखाते हुए इन संस्थाओं को मजबूत करने के लिए, हर गांव में व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए आर्थिक मदद भी जोड़ी है। जब आर्थिक मदद जुड़ती है, लोग आर्थिक रूप से जुड़ते हैं, तो ये और ज़्यादा प्रभावी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि ये अलग बात है कि हमारे जो गांव की व्यवस्था के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो लोग होते हैं, वो उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कई कमियां बहुत आती हैं, तो इसके लिए हम बदलाव भी करते हैं। अभी हमने मनरेगा में बहुत सारी कमियां आई, गलतियां आई, भ्रांतियां आई, बहुत सारे घोटाले आए, तो उसको बदलाव किया हमने उसको, लेकिन उसको कमजोर नहीं किया, उसको और मजबूत किया। 100 से 125 दिन पे ले गए हम। बिल्कुल। बहुत सारी आपके उसमें वो लगाए, फिल्टर्स लगाए कि भ्रष्टाचार न हो। मैं भारत में ये भी देख रहा हूं साथ के साथ कि भारत के लोगों ने लोकल लेवल पर अपने लिए व्यवस्था बनाई, एक बात, साथ के साथ उन्होंने नेशनल लेवल पर, मतलब जो उसका वृद्ध रूप था, उसमें उन्होंने अपना राजा भी बनाया। और उधर जो धर्म विकसित हुआ भारत में, वो कर्तव्य प्रधान था चूंकि, तो धर्म ने कुछ रेगुलेशंस दिए कि आपको इस तरह से शासन करना है, आपको नैतिकता के साथ शासन करना है, आपको लोगों को डिलीवर करना है, आपको लोक कल्याण की भावना के साथ आपको काम करना है। और जो राजा ऐसा नहीं करता था, उस राजा के खिलाफ जन विद्रोह और यहां तक कि बहुत कुछ हो गया। बिल्कुल। देखिए, हमारे जो पुराने या इतिहास में जाएं तो हम देखते हैं कि हम धर्म को लेकर के, हम धर्म कर्म का ही एक रूप था। हाँ, कर्म तो और कर्तव्य, बिल्कुल, कर्तव्य वही धर्म है। हमारा कर्म क्या है, उसको पालन करना ही हमारा धर्म है। तो हमने देखा कई बार, आप धर्म के प्रति आग्रही होना चाहिए, दुराग्रही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि हम धर्म के प्रति दुराग्रही हो गए थे उस समय। द्रोण, भीष्म पितामह, कृपाचार्य सब बैठे हुए थे सभा में, तो उनको ही लगा कि हम तो राजा के प्रति आस्थावान हैं, जबकि चीरण हो रहा था उस पर ध्यान नहीं दिया। जनता जनार्दन है, वो उन लोग क्योंकि वो एक तरफ चले गए। तो आप कहीं ना कहीं जब आप उसमें उलझ जाते हैं जाकर के धर्म की परिभाषा में, तब समस्याएं खड़ी होती हैं। इसलिए कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो एक बहुत बड़ा विषय है। और वो कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब लोगों में भी इस बात की समझ कि क्या गलत है और क्या सही है, और लोगों ने जिन लोगों को चुनकर भेजा है, चाहे विधानमंडलों में, चाहे ग्राम पंचायतों में, और चाहे वो संसद में, वहां पर भी सब लोगों की जो क्षमता संवर्धन है वो उस स्तर की होना जरूरी है कि क्या सही है और क्या गलत है, और साथ में ये नैतिकता भी कि वो सही के पक्ष में खड़े रह सकें। देखिए, जब इसके लिए सबसे जरूरी है शिक्षा, स्वास्थ्य और आपके पास वेल्थ, पैसा। बिल्कुल। जब तीन चीजें होती हैं तो व्यक्ति में मजबूती आती है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। शिक्षा होगा तो वो अपना अच्छा बुरा देख समझ सकेगा, स्वास्थ्य होगा वो अपने आप आगे बढ़ सकेगा, अपने आप को खड़ा रख सकेगा, और वेल्थ होगा तो निश्चिंत रह सकेगा कि हम कैसी भी परिस्थिति आए हम उससे निपट सकते हैं। तो इन तीन चीज़ों पर जब कोई समाज, कोई व्यवस्था मजबूती देती है, तो वहाँ के लोग अपने आप इस स्थिति में खड़े हो जाते हैं कि वो इन सारे बुराइयों से निपट सकते हैं, खड़े हो सकते हैं और एक नई स्थिति का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमको स्वास्थ्य, हमको खेलने कूदने वाले युवा चाहिए, हमको कसरती युवा चाहिए, हमको वो नहीं चाहिए, हमको व्रत उपवास करने वाले लोग नहीं चाहिए, हमको धर्म कर्म तंत्र अनुष्ठान वाले लोग नहीं चाहिए, हमको चाहिए मजबूत युवा भारत। तो युवा भारत की कल्पना है, युवा में यही गुण होते हैं। युवा मजबूत होता शरीर से, युवा शिक्षा में मजबूत होता है, और युवा वैसे धन कमाने की क्षमता होती है।
तो इन चीज़ों से इसलिए यूथ जनरेशन की ये बात आ रही है, वो युवा को लाने की बात जा रही है, इसलिए आ रही है क्योंकि हमको एक बड़े एजेंडे पे काम करना है जिसके केंद्र में युवा ही होगा। बिल्कुल। तो मैं ये जो सारी चीज़ें हैं, और मैंने फिर एक बार पहले भी हमने इस चर्चा को छेड़ा था कि जब दुनिया आपको या दुनिया के कई देश आपको बड़ा भाई कहें, दुनिया तब आपकी जो जिम्मेदारी है, आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ती ही है। हमारी सहयोगी टीना झा ने जो है वो केनिया के जो नेशनल असेंबली है उसके जो स्पीकर हैं उनके साथ बात की। क्या कुछ कहा था माननीय स्पीकर ने, सुनिए। It's day 2 of the 28th CSPOC, on the sidelines of which we are speaking to delegates, speakers and presiding officers of countries that are participating in the CSPOC 2026. Joining us now is a special guest, Mr. Juan Watterson. He is Speaker of the Isle of Man. Thank you, Mr. Speaker, for joining us, taking our time to speak to Sunset TV. Since it's the second day, the deliberations are set to begin. Speak to us and our viewers about first your reflections on the deliberations that have happened so far, on the progress and your experience so far. Well, this is my third Speakers and Presiding Officers Conference, and I have to say I've been blown away by the hospitality that we've had here in India. The standard of both delegates and delegations has been absolutely fantastic, and it's been a great honour to have the session opened by the Prime Minister, and I think that says a lot about how well regarded the Commonwealth and speakers are held in India. Speaker Ombela has been an impeccable host and has put together a really interesting programme that we're talking about AI and social media in particular yesterday. It was really fascinating to hear delegates' responses to that and to chair the session. Also, perhaps from a personal perspective, to actually sit in the historic Senate chamber and feel that history around me as we had the session, that was something quite special as well. The CSPOC is often described as a platform for sharing best practices, exchanging ideas, also deliberating on the shared challenges. In the wake of the volatilities in the global environment, talk to us about the importance of the 28th CSPOC, but also some of the key themes. How do you see it resonating with smaller countries within the Commonwealth framework? Yeah, so it is really important. I mean, CSPOC is very much around parliamentary leadership, and as speakers, we do provide that parliamentary leadership in our nations, big and small. India might be the largest democracy. We must be one of the smallest, with just 85,000 people in the Isle of Man. But we are the world's oldest continuous parliament, and so we have our own part to play and our own stories to share about parliamentary practice and how it's developing in our countries. So when it comes to parliamentary practice and leadership, actually it's not about the size of the country, it's what you're doing. And countries big and small are up to really interesting and innovative ideas that we can share at conferences like this that sometimes can get lost in the noise in wider Commonwealth conversations. So having a specific conference for Commonwealth speakers is really valuable in that regard. It also brings to attention the role of the presiding officers and the speakers in upholding democratic values, upholding democratic institutions. From your experience, do you think that role is becoming more challenging for those in the chair? Very much so, and the sessions on AI and social media really highlighted the challenges that are facing presiding officers in standards and challenges to parliamentarians that are spreading outside of the walls of Parliament, especially with the AI, the internet, fake news. These are challenges that are affecting from the outside, not just about politicians getting their messages out, but making sure that they are evidential, that they are good quality, that they are able to access the media in an unfettered way, while sort of sparing them the worst excesses of what the internet can be like at its absolute worst. We hope you carry good experiences from here. Thank you so much for taking our time, speaking to Sunset TV about the 20th CSPOC and its key themes. It's been wonderful speaking. Thank you very much. It's been a wonderful experience so far. I'm looking forward to the rest of the conference. Thank you, sir. All the best. Well, it's day 2 of the 28th CSPOC. Delegates are set to make way for further deliberations scheduled for today. On the sidelines of it, I'm joined by a Speaker of the National Assembly of St. Kitts and Nevis, Ms. Lenine Brinchett. Thank you, Madam Speaker, for joining us on Sunset TV. To begin with, share with us and our viewers about your experience of being in India, most importantly, the progress that has been made so far at the 28th CSPOC.
Well, firstly, I must thank you for having me. Thank you for hosting me. I also have to note my gratitude to the Parliament of India, as well as the government of India, and by extension, its people. My visit thus far, as well as my delegation, has been extremely welcoming and warm, despite the weather, which is a stark contrast from my country, because it is extremely warm at this time. But thus far, it has been an excellent experience, an excellent opportunity to network, to share best practices with my colleagues, and to strengthen our democracy across the conference and with its members. Thank you. Oh, how do you think the themes this year, especially on the use of social media and the use of artificial intelligence, that's the central pillar of the 28th CSPOC. It's been discussed. There have been deliberations on this important challenge what democracies worldwide are dealing with. While it has its advantages, Yes. it also has a number of disadvantages, and this is the shared challenge. What kind of progress do you think has taken place in how to address the potential threats and dangers emanating out of AI? As you noted, the themes this year touch and concern artificial intelligence, as well as the media and how it interfaces with parliaments. I am of the view that for small jurisdictions like mine, it has a varying majority of advantages. Take, for example, it allows my parliament to stream live and broadcast our parliamentary sittings to the persons live in our country and abroad. That is something that is an advancement that helps our parliament, and it helps to spread the message of what the members are debating on. It is timely for us to discuss it at the conference and amongst Commonwealth members. Now, with all good things, there are disadvantages. In terms of addressing it, it is still an advancing area in the world. And so we are trying to grapple with its growth. And in that vein, it has been somewhat difficult for us to find ways to respond to the challenges. We must first, however, understand what the challenges are, discuss amongst our colleagues, which is why the 28th CSPOC is an excellent avenue for doing so, and approach it with a unified voice so that it targets those who are smaller, those with the populations in between, and the larger populations alike. One of the key objectives of CSPOC is about, as you said, exchanging ideas, sharing best practices. The 28th edition is being held in India, which is not just the largest democracy today, but also, it's the most populated country. You must have heard our Prime Minister talk about India's democratic journey. Most importantly, the fact that democracy in our country has not just survived, it's thriving, it's prospering. And it's reflective in the fact that India today is the fastest growing major economy, the fourth largest, very soon will be the third largest country in the world. What is that one lesson, or what is that experience that you look forward to India sharing with other countries, the emerging democracies within the Commonwealth framework? What I look forward to most is taking the message to the grassroots. I would have had several discussions with members of cabinet of the government of India, and what I admire most is the structure. Now, the structure allows for you to disseminate your information from the top all the way to the grassroots, and that is something that we often struggle with in smaller jurisdictions. So we learn from you, we admire your structure, and we think that it is a great move, as well as the fact that it demonstrates what true democracy is and the heights that we can reach when we have a structure in place and we ensure that all members are touched, all of the population is touched and reached with the message. So getting to the grassroots is what I admire most and what I hope to learn from your government. To wrap up this conversation, Madam Speaker, I believe you have an engagement, but what do you think about India's commitment, India's approach to sharing these best practices, sharing our experiences with countries that need it the most at a time when the developed world is weaponizing technology, is adapting to protectionist measures? India has a very different and unique approach. We believe in development for all. We believe in the fact that the world is one family and we all need to grow together. I think that
firstly, India leads the world where technology is concerned, and it also addresses some of the advancing issues that we have. I think that with technology, we are able to reach all of the world. It is something that benefits the globe. However, I think that there are challenges that we have, and India's government, with its advancements and with its key developments in that area, is uniquely poised to assist the world, and it can start with the members of Commonwealth, as they are doing today, by sharing the messages with the themes that are being discussed this week. India is committed to do that. We hope this cooperation can be taken forward. Thank you for your valuable time. Thank you for speaking to us. Thank you for having me. Thank you. Mr. Jefferson Osborne Hallu, clerk to the Parliament, Solomon Islands, is now joining us for a conversation about his experience so far of being in India and also on the progress made so far at the 28th CSPOC. Thank you, sir, for taking out time speaking to Sunset TV. Talk to our viewers about your experience of being in India. It's the world's largest democracy. What is it that stands out for you out of India's democratic values and the manner in which the 28th CSPOC has been organized for the speakers and presiding officers of this Commonwealth Forum? Thank you. We are so grateful to the government, the people and Parliament of India for inviting us to this conference. It has been a wonderful experience so far. We have warm hospitality from the people of India and the Parliament of India and the government of India. Coming from a very small Pacific Island states, we have a lot to learn from other democracies, and this is a great opportunity for us to learn from Parliament of India as well as other parliaments in gauging how to better connect with the people, the representatives and the people that have elected them. The theme that has run through this past couple of days is a very important theme for any parliament in utilizing technology, the social media, in reaching out to its citizens and being transparent in its proceedings, in its operations. And therefore, for us, it is a great opportunity to learn from other parliaments how they have been doing theirs, and for us to learn from them and also to learn from the challenges that they have encountered in doing so. And that will help us a lot in carrying forward the work of Parliament in our country. Based on the deliberations that have been made so far at the CSPOC 2026, or based on your experience here in India, what is the best practice that you think you can take back home and try and implement for greater impact? I think the best practice that we can take back home is, in order for democracy to flourish, there must be a vibrant institution that it is necessary to see progress and development of a country, a democracy. And comparing our very small democracy to the largest democracy of in the Commonwealth, there's a lot for us to do. There is a lot for us to take on and materialize with our parliaments back home. So the greatest thing that take away with that we can get from this 2 days conference is to have a vibrant and strong institution. So only then that we can see democracy flourish. In fact, India has delivered. You heard the Prime Minister talk about how democracy not just flourishes in India, it not just thrives, it delivers to 1.4 billion people, and that's something that we have shown to the world in the last decade or so. How do you look at India's leadership role, India's commitment
to strengthening parliamentary dialogue, parliamentary cooperation, and ultimately with the larger objective that we believe in becoming a force for global good. We believe in sharing the best practices for development for all. It's amazing, with more than 1 billion people, looking after this many people. The population is very large. It's amazing how the leaders here have managed to, drive progress forward. So I think it boils down to leadership as well. When we have great leadership, that will also help in flourishing democracy in any jurisdiction. Thank you, sir, for taking our time speaking to us about the progress, about India's role in strengthening parliamentary dialogue and cooperation. It's been wonderful speaking to you. We wish you a great stay here in India. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. As deliberations for day 2 of the 28th CSPOC are set to begin in a short while from now, on the sidelines of it, we are joined by Speaker of the National Assembly of Kenya, Mr. Moses Wetangula. Thank you, Mr. Speaker, for taking our time speaking to Sunset TV. To begin with, if you could share your experience with us and our viewers of being in India, which is the host country, often referred to as the mother of democracy. What is it that stands out for you from India's democratic culture and values? Thank you very much. Within the context of CSPOC, as we call it, CSPOC, and the Commonwealth generally, India is a big brother. India is a big player. It is the biggest of our countries in terms of population, in terms of the depth of democracy, and in terms of development. We come here as Kenya to join other Commonwealth countries in a meeting of speakers of the Commonwealth. And my experience is that India has put on a wonderful show right from the top. The meeting was underpinned by the importance of the country put to it by the Prime Minister himself, Narendra Modi, opening the meeting, my colleague, the Speaker of the Lok Sabha, Honorable Birla, giving keynote addresses. And the attendance is good. We have attendance from the entire Commonwealth strata, from the Americas, as the Caribbean states, from Africa, which is the largest bloc in terms of numbers of states, and from the Pacific. And of course, India itself is a major player. That's right. In terms of participation, this is the largest CSPOC forum in the history of the platform ever since it began in 1969. Talk to us about how you think the key themes this year resonate with countries like yours. How do you think it's relevant in terms of the timeliness and the contemporary challenges that democracies, especially in the global south, are fighting with regard to the use of social media, with regard to the manner in which artificial intelligence is being used, but it also has certain potential dangers and threats? One, CSPOC brings together speakers, and speakers preside over the legislative structures of their countries. And no country that's an adherent to the rule of law will operate without proper laws, without proper regulations, without proper procedures, and the respect for the laws that the country makes. So when we meet, like we're meeting in India now, is a process of sharing experiences, good practices, precedents from comparative jurisdictions. You know, as Commonwealth, we share one common heritage under the common law, inherited from the country that was our colonial master, the UK. Now, the theme of this meeting is to look at the new scientific and technological innovations, their positives and their challenges to parliaments and society at large. Take, for example, the issue of AI.
What is AI? One of the speakers asked, how can something be artificial and be intelligent at the same time? A very good question. But the whole tenor of thinking from the speakers in the conference is that all these innovations are good for enhancement and growth of society, but left unchecked, they also have their own dangers. They can be manipulated. They are business driven by those who innovate them. And if there are no moral issues around them, no ethical issues around them, they can easily lead our societies into some difficulties. So we call upon each other in our respective jurisdictions that we should encourage our parliaments and our governments and our countries to keep abreast with the developments, including regulations that will oversee the management of these issues. On issues of social media, again, the general feeling is that it has opened up communication, visibility of members of parliament with their constituents. It gives them real-time engagement with their constituents, but it also has dangers. The dangers lie into cyberbullying, fake news, misinformation, disinformation, that because of its outreach and efficiency, can easily be used to derail certain programs and careers of politicians. So we call upon everybody to be able to embrace technology, but cautiously, knowing that a wholesale embrace can easily have side dangers, but that the Commonwealth, as part of the global world, should not be left behind in technological developments. You know, since you spoke about no one being left behind, India has reached out to countries because India believes in the principle of Vasudhaiva Kutumbakam. We believe that the world is one family. And we shouldn't be weaponizing technology. We shouldn't be adopting protectionist measures, which we are seeing by a lot of countries today because of the complexities in the geopolitics. How does Kenya and how do other countries in the region look at India's reach of development cooperation? Prime Minister spoke about how India reached out to countries during the COVID pandemic. We were reeling with the crisis back home, but we reached out to more than 150 countries with vaccines and medicines. And that has continued. Even in the face of adversity, even in the face of crisis, India does believe that we should extend our cooperation to countries that need it. And we believe in development for all. How does this approach resonate with you and like-minded countries in the region? My country is indebted to India to the extent that during the COVID pandemic, India was at hand to support us. You send us vaccines for free as donations that helped save lives, and we've continued to cooperate and collaborate in technology transfer. A lot of Indian companies have set up factories in Kenya for manufacturing consumables in medicine and the medicines themselves, vaccines. For a long time, the third world or the global south, as we are called, has been crying for technological transfers. The global north have been keeping technology and its growth close to their chests. India has broken the ceiling and joined the arena of technologically advanced and developed countries. And we salute India to the extent that it is freely sharing its developments and innovations with the like-minded countries that have been disadvantaged because of historical injustices and other things. And I call upon countries that have technological advancement that is at par with India, or some are slightly lower or higher, to follow the example shown by India, that humanity is one. Our growth should be one. That whatever is good for India should be good for Kenya, and vice versa. So to wrap up the conversation, Mr. Speaker, based on India's democratic journey, and based on your visit to India, your experience so far, what is the best memory that you carry back home from the 28th CSPOC, which is being hosted by India? That you can be
as many in terms of population as India is, and still be organized, be orderly, and be felt by the rest of the world. That you can be an example of good deeds to the world, the way India has done. Within the last 30 years, India has made major strides in medicine, in technology, and in many other ways. And these are experiences that can be shared with countries that are following the footsteps of India, like my country, Kenya, so that we can be able to leave no country behind. In another 30, 50 years, divisions of global north and global south should be part of our history, not part of our contemporary Absolutely. times. That's India's endeavor to act as a bridge between the developed and the developing countries. Absolutely. Thank you, sir, for taking our time, speaking to us about the 28th CSPOC and your experience so far about India's leadership role in helping countries with the technology and with evolving with the changing times. It's been an absolute honor to have you with us on this platform. Thank you, and I wish India well in its journey to the first world. Thank you, sir. Thank And you. we are following. Thank you. We wish you a great experience in India. Thank you. you. Thank you. और हम यहाँ देख रहे थे कि किस तरह से हमारी सहयोगी टीना झा के साथ दुनिया भर के कई स्पीकर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ उनकी जो बातचीत है, और उस बातचीत में ये बात साफ झलक रही थी। केनिया के जो स्पीकर हैं उन्होंने तो ये बात कही भी कि इंडिया इज़ आवर बिग प्रो, ठीक है, और उन्होंने कहा कि बिग प्लेयर, और भी बहुत सारी इस तरह की बातें। केनिया के बारे में आप दिलचस्प बात ये भी आप जानते होंगे कि केनिया में भले ही थोड़े से भारतीय रहते हों, लेकिन वहाँ का कुल जो वहाँ का टैक्स कलेक्शन है उसमें 36% कंट्रीब्यूशन सिर्फ भारतीयों का है। तो इस सारी चर्चा को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ मैं आपसे कराता हूं। सरजना शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्टूडियो में हैं। आपका स्वागत है। आमंत्रित करने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत आपका। संजय सिंह जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। और हमारे साथ में एक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं उनका भी तारुफ आपसे कराता हूं। तो पीसी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाँ, प्रोफेसर सीबी शर्मा वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो शिक्षाविद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर सीबी शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे हम इस चर्चा को शुरुआत करें। वो शिक्षाविद हैं, चीज़ों को बारीकी से समझते हैं और ये भी समझते हैं कि जो लोकतंत्र है वो दुनिया में आज उसकी जो ज़रूरत है, जिस तरह से हार्ड पावर काम कर रही है, भारत जैसी सॉफ्ट पावर, उसका आगे बढ़ना, उसका एक तरह से ये कितना जरूरी है खास तौर पर आज के माहौल में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही समीचीन ये चर्चा है और मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करूंगा संसद टीवी का कि आपने ये मौका दिया है। भारत दुनिया को लोकतंत्र के लिए उदाहरण बन सकता है और हमने जो पिछले 10 सालों में जो बदलाव लाए हैं, जिस तरह से लोकतंत्र का जो मर्म है, जो आत्मा है, उसको हम लोगों तक पहुंचाने का काम किए हैं। ये जैसा कि अभी टीना जी ने भी कई बार कहा, वसुधैव कुटुंबकम, हमारा विचार ही है दुनिया एक परिवार, जैसा हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, और उसी के तरफ ये एक बड़ा कदम है कि हम जो अच्छे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिस तरह से हम आम को साथ लाने का काम कर रहे हैं, वो पंक्ति का अंतिम व्यक्ति जिसको कि हम पहुंचाना चाहते हैं पावर के कॉरिडोर्स तक, जिसको हम बांट के देना चाहते हैं, जो हम कर रहे हैं पिछले 10 सालों में हमने देखा है, उसको कैसे दुनिया समझे, दुनिया उसको उदाहरण बनाए और अपने अपने देशों में लागू करे। हम सबसे बड़े डायस्पोरा हैं, हमारी आबादी दुनिया भर में है, तो वसुधैव कुटुंबकम की विचार को जीती भी है, तो उनके माध्यम से भी ये संभव होगा। तो मुझे लगता है ये बहुत ही बढ़िया है, जो कि जन्म लेता है कनाडा से। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट का जन्म कनाडा से हुआ था, लेकिन आज भारत इसका नेता बना हुआ है। और एक बार ही नहीं, चौथी बार ऐसा है जब हम उसका लोगों को यहां पर स्वागत कर रहे हैं, इन तमाम लोगों का। एक जो बात संजय जी, एक जो बात हम थोड़ा सा आगे बढ़ें,
जो बात प्रोफेसर सीबी शर्मा कर रहे थे उसी बात को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो क्या कुछ ऐसे स्टेप्स अभी भी हमें लेने की जरूरत महसूस आपको होती है ताकि हम डेमोक्रेसी रियल मायनों में, ठीक है, बहुत सारे देश हैं जिनको हम सिखा सकें, जिनके लिए हम उदाहरण बन सकें? भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, इनफैक्ट हम डेमोक्रेसी के जो जनक हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये डेमोक्रेसी की परंपरा हजारों साल पुरानी है। हाँ। और आज तक मतलब एक सफल डेमोक्रेसी के रूप में हम चलते हैं। दूसरी चीज है कि हमारे यहाँ एक तबका है जो काफी बड़ा सिनिक हो गया है। मतलब कुछ भी आप कर लीजिए, कितना भी सफल डेमोक्रेसी हो, पर्टिकुलरली 2014 के बाद एक तबका आया है जिसको हमारी डेमोक्रेसी की और हमारे जो संस्थाएं हैं उनके बारे में हर समय किसी न किसी का संदेह दुनिया के सामने उत्पन्न करना है। ऐसे समय में ये जब कार्यक्रम हो रहा है कॉमनवेल्थ नेशंस का, जिसमें आप संख्या देखिए कितनी बड़ी संख्या है, लगभग 70 मतलब जो पीठासीन अधिकारी हैं या अध्यक्ष हैं वो हैं, 250 करीब डेलीगेट्स हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में जब लोग भारत में आकर के, और हो कहाँ रहा है, हमारा जो संसद भवन है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि संसद के भी दो भाग हैं। एक मतलब पुराना वाला हिस्सा था जहाँ पहले शायद इनमें से कुछ लोग आए होंगे, और नया वाला हिस्सा है जो लोग आए हैं। वहां इतनी तरह की विविधताएं हैं और इतना बड़ा देश है, और उसमें हमारी जो मतलब डेमोक्रेसी की जो एक परंपरा है, जो हमारे को विरासत में आई, और उसके बाद जो भी है मतलब आजादी के बाद हमने जिस तरह का संविधान का निर्माण किया और जिस तरह से चल रहा है, वो बहुत सारे देशों को सीखने वाला है। मैं ये भी कहता हूँ कि कॉमनवेल्थ नेशंस के बाहर की जो डेमोक्रेसी उनके लिए भी ये सीखने वाला है कि इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी संख्या को, एक तो पहला चुनाव उनका मैनेज करना, ये अपने आप में और बढ़िया मतलब चुनाव मैनेज करना, जबकि साल में कितने बार चुनाव होते हैं अभी भी बताइए। मतलब महाराष्ट्र में अभी निकाय का जो चुनाव चल रहा था उसके लिए कितना हाई था। तो हम एक साल में कितने सारे चुनाव करवाते हैं और कितना सफल रूप से करवाते हैं, और कहाँ एक व्यक्ति भी बैठा होता है वहां चुनाव करवाते हैं, वो भी अपने आप में डेमोक्रेसी की सफलता का या हम कैसे डेमोक्रेसी को कंडक्ट करते हैं उसका एक सूचक है। हाउस के अंदर जितनी तरह की विविधताएं हैं या जितने तरह का वो है, जिस तरह से मतलब इतने बड़े हाउस को चलाना, क्योंकि आमतौर पे इतना बड़ा हाउस, और अब जब मान लीजिए अगली बार वो जनसंख्या के बाद जो होगा उसमें 33%, 1/3 महिलाएं भी आ जाएंगी, उसके बाद जो चीजें हैं, तो ये दुनिया भर को हमारी चीजें मतलब बताने या उनको सीखने लायक है। क्योंकि अगर आप किसी को कहेंगे कि आपको हम ये सिखाना चाहते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है। वो स्वयं जब इस चीज को देखते हैं, और एक और भी चीज है कि इसमें जब ये खत्म होगा तो मान लीजिए यहाँ से निकल करके वो बाहर भी जयपुर का जैसे कार्यक्रम है जी, एक बहुत बड़ी चीज जो अभी आई है कि हम सिर्फ चीजों को दिल्ली सेंट्रिक न रखें, क्योंकि वो भी हमारा राज्य है, सफल रूप से वहां डेमोक्रेसी काम कर रहा है। वहां भी जो लोग जाएंगे तो ऐतिहासिक चीजों के साथ एक जो भारत का विविध रूप है, जो एक यूनिफाइड भारत है, वो कैसे काम करता है, वो भी उनके लिए देखने लायक चीज होगी और समझने लायक चीज। बिल्कुल जी। जी संजय जी, मैं आऊंगा एक बार फिर से आपके पास। कल जब उद्घाटन हुआ CSPOC का, तो तब देश के प्रधानमंत्री ने भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने भारत की डेमोक्रेसी का जो स्केल है उसका जिक्र किया जी। उन्होंने भारत की उपलब्धियों का भी जिक्र किया और डेमोक्रेसी का विरासत का भी जिक्र किया। और उस स्केलिंग में वो बताते हैं कि देश में करीब 100 करोड़ वोटर, करीब 2024 के इलेक्शन का उन्होंने जिक्र किया, करीब 8000 कैंडिडेट, 700 पार्टियां, 11 लाख बूथ, ठीक है। हर विधानसभा को देखिए तो 300 से ज्यादा बूथ, हर लोकसभा को देखिए तो 2-2 हजार बूथ, और सब इतनी आसानी से, इतनी स्पीड से, और रिजल्ट की बात आए तो कुछ घंटों के अंदर जो है ये सब आ जा रहा है। भारत की डेमोक्रेसी में स्पीड आई है, ठीक है। और ये जो ये स्पीड जो है ये बाकी तरफ भी ये दिखाई देती है, इसका इफेक्ट, स्पीड है इफेक्ट। तो ये चीजें किस तरह से, चूंकि आप पिछले 6-7 साल से पार्लियामेंट को कवर भी कर रही हैं, कुछ बदलाव ऐसे जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आपको दिल्ली में बैठकर, संसद में बैठकर, पत्रकार दीर्घा में बैठकर के आपने देखे हों?
आपने कल, पहले हम शुरू करते हैं पीएम की स्पीच से। पीएम ने विरासत ऋग्वेद काल से लेकर एआई तक, मतलब जो हमारा प्राचीन, जहां पर उन्होंने बताया कि हमारे ऋग्वेद में असेंबली का जिक्र है, बिल्कुल हमारे ऋग्वेद में सभाओं के वर्णन है, और एआई तक पहुंचने का ये जो हमारा 7000 ईयर्स का सफर है। हमारी डेमोक्रेसी को हम 75 साल का नहीं कह सकते, हमारी डेमोक्रेसी बहुत पुरानी है, जड़ें। हाँ, अब जो है नवाचार आप कह सकते हो कि अब संसद में नवाचार आया है, लेकिन लोकतंत्र की परंपरा, जैसा पीएम ने बोला, हमारी संस्कृति में है, हमारी रगों में है, हमारे मन में है। ये पीएम ने कल बहुत क्लियर किया। और आपने सही कहा कि उन्होंने गागर में सागर भरा अपनी स्पीच में कल। वो विरासत से चले, फिर उन्होंने गिनवाया कि भारत की उपलब्धियां क्या हैं। मिल्क प्रोडक्शन में हम कौन से नंबर पर हैं, चावल में हम कहाँ हैं, स्टार्टअप में हम कहाँ हैं, वैक्सीन में हम कहाँ हैं, नंबर 1 है, स्टार्टअप में तीसरे दर्जे के, तीसरे नंबर के। आपने पूछा, और ये जो डेमोक्रेसी है ना, हम अपनी डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल, हमारे लिए चुनाव एक उत्सव होता है। आप देखेंगे, क्योंकि मैं बहुत रोड्स पे जाके गली गली कूचे कूचे पूरे इंडिया में ट्रैवल करती हूँ। मतलब कई बार तो 3-3, 4-4 हजार किलोमीटर ट्रैवल हो जाता है इलेक्शन डेज में। यात्राएं निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, और सब निकालते हैं। नहीं, वहाँ और आप अगर देखेंगे कि छोटे छोटे गांव में एक पेड़ के नीचे 10-20 लोग बैठे हो रहते हैं, और वो चर्चा आप भी अपने स्टूडियो में नहीं कर सकते, जो वहाँ पे मुद्दे डिस्कस हो रहे होते हैं और जो वाद विवाद लोगों का होता है। तो हम अपनी डेमोक्रेसी को हम सेलिब्रेट करते हैं। अब आप सोचिए कि एक हिमाचल का छोटा सा गाँव, जहां पे एक महिला अकेली शाम को मुझे मिली, पुलिया पे बैठी, और वो मोदी जी को जानती है। वो कह रही है मोदी ने अन्ना काम किया, हिमाचल की भाषा में बोल रही है। तो ये हमारी डेमोक्रेसी और ये नवाचार है। उस महिला तक कैसे पहुंचा? पहले अखबार ही था, अब हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन है। अब वो मोदी की क्या, सबकी ट्रंप क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो जान सकते। तो दुनिया मुट्ठी में है। हाँ, नवाचार, हाँ, दुनिया मुट्ठी में है, क्योंकि इस फोन में सब कुछ अवेलेबल है। दूसरी बात यह है कि आपने कहा परिवर्तन क्या हुए हैं। परिवर्तन ये हुआ है कि जब हम मीडिया गैलरी में बैठे हैं, ऑफ कोर्स हमारा फोन तो बाहर रखा होता है, संसद की कार्रवाई चल रही है। मान लीजिए एक सांसद ने प्रश्नकाल में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का मुद्दा उठाया, उसने मुद्दा उठाया, वो तमिलनाडु से है, बंगाल से है, उड़ीसा से, नेचुरली वो अपनी भाषा में बोलना पसंद करेगा, क्योंकि उसका टारगेट ऑडियंस हम नहीं है, उसका टारगेट ऑडियंस अपने लोग हैं, अपना प्रांत है। तो वो अपनी भाषा में बोलता है, ताकि उसके प्रांत के लोगों को पता चले कि मेरे राज्य का मुद्दा फलां सांसद ने संसद में उठाया। तो उसके हमें एक जो हमें हेडफोन मिलता है, उसमें ट्रांसलेशन की सुविधा है, तो हम उसको इंग्लिश या हिंदी में करके सुन सकते हैं। तो वो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। नहीं तो हमें बंगला बोल रहा है या तमिल बोल रहा है, कैसे समझ आएगा? बिल्कुल, ये एक बड़ा परिवर्तन है। दूसरा परिवर्तन यह है कि जब संसद से हम, मान लीजिए लंच ब्रेक हुआ या हाउस एडजर्न हुआ, जब तक हम बाहर निकलते हैं तो सांसद भी आजकल बहुत टेक सेवी हो गए हैं। उन्होंने जो बोला उतना पीस, उसका फुटेज कट के हमारे मोबाइल पे आ जाता है। क्या बात। तो आप देखिए, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और रियल टाइम में जो है हर व्यक्ति कहीं भी बैठ के देख सकता है संसद में क्या चल रहा है। बिल्कुल। तो सांसदों को भी अब, क्योंकि सब कुछ बंदा चलते फिरते, घर के टीवी पे नहीं, वो चलते फिरते भी देख रहा है, तो उनको भी दे हैव टू बी वेरी अलर्ट, वेरी कॉशियस अबाउट देयर इमेज। वो जैसा बिहेव करेंगे, वो उनके बिहेवियर में जो रिफ्लेक्शन होगा वो आम आदमी तक पहुंचता है, और उससे उनकी इमेज बनती है। तो नवाचार ने इतना परिवर्तन किया है। बिल्कुल। और ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन लगातार जारी है, चल रहा है, और ये दशा ठीक दशा में भी है, दिशा में भी है, और इसकी गति और प्रगति जारी रहे। ये बात दीगर है कि भारत लोकतंत्र की जननी है, ये वेदों से ये सब शुरू हो जाता है। और हाल ही में, मतलब जब तक पंचायती राज भी नहीं, एक्ट भी नहीं आया था, उससे पहले भी हमारी प्राकृतिक पंचायतें देश के 7 लाख गांवों में लगातार काम कर ही रही थी। लेकिन 1215 में चार्टर ऑफ मैग्ना कार्टा के बाद संसदीय लोकतंत्र की शुरुआत कहा जाए तो ब्रिटेन में, जो आज दुनिया भर में जो आधुनिक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिसे आप कहते हैं, वो यहां पर हुई। हमारी सहयोगी कृति मिश्रा ने 28वें CSPOC सम्मेलन के अवसर पर यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर सर लिंडसे हॉयल से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ खास कहा, आइए सुनते हैं।
Excellency, a very warm welcome to Sansad TV and thank you so much for joining us. It's lovely to be back here in Delhi and at another conference, the Commonwealth Conference. I've got to say, what a wonderful reception. And listening to Prime Minister Modi, it was moving and telling us the history and the way that India is developing and leading the world. Just being part of being here today to listen to that speech was wonderful. Thank you so much. Also the fact that in the changing current scenario, the geopolitical scenario, how do you see the importance of CPA in strengthening parliamentary democracy across the globe? Very, very important. We see the world being divided, the democratic world versus the non-democratic world. And what binds us together is the Commonwealth family. And that's about democracy. Not only have we got the United Kingdom, an old democracy, but we're here with the biggest democracy, the mother of all democracies. The fact that an election took place that shows what democracy is about. We need to export that to the parts of the world that do not have democracy. That's why the Commonwealth matters. It is one family. It is a family that is united to support each other. As we see a world that is a nervous period for us all. It is a dangerous world we live in. That's why the family of the Commonwealth matters so much. And finally, before we wrap up, sir, the role of AI and social media in strengthening parliamentary governance. I think we have a worry with AI. What we're seeing in the United Kingdom is MPs having speeches by AI. We then see them having questions laid that have been done by AI. When we start answering the questions by AI, where are the people? Where are the politicians? Machine to machine? This cannot be the future, and it must not be the future. We have to have people representing us, not AI. Please enjoy your stay in India, and thank you so much for talking to Sansad TV. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. Joining us on the broadcast, Honourable Speaker of Tonga Islands. Welcome to Sansad TV, Excellency. Tell us about your experience of attending this conference, the 28th Conference of Speakers and Presiding Officers of Commonwealth. First of all, compliments to the Speaker of the Indian Parliament, Om Birla. This is a tremendous gathering, bringing in people throughout the world just to be here. At the same time, it's been nicely held together because it is the largest democracy in the world. But it's been held together very, very well because myself, from a very small island, am coming here. They have provided options for us. They've provided opportunities for us. And of course, our meeting with the Honourable Speaker from India allowed that to be expressed on the table, that we have requirements, and as well as that, the Parliament of Tonga is being developed at this stage, and with assistance from training, archival, and several other projects, they're willing to look at that in terms of investment towards democracy and as well the Commonwealth. These are issues that's very, very important for us, and the Speaker today did indicate warmth, did show me the new Parliament building that India holds, a beautiful building, very, very good echoes, very, very resounding, and of course this is what you need when you've got a big forum like you have in India. You need people to listen well, and you have that there. We heard that today. So on the whole, appreciate very, very much the Speaker's presence, and of course his warmth in appreciation and welcoming over the last couple of days, and of course being able to see and talk to him across the table was very, very warming to me, and of course the delegation from Tonga and the Parliament from Tonga. Thank you so much for talking to us, and have a great stay here, sir. Thank you. Thank you.
Joining us on the broadcast right now, Honorable Speaker of Tanzania. Excellency, welcome to Sansad TV and thank you so much for joining us. Tell us about your experience of attending the 28th Conference of Presiding Officers and Speakers of Commonwealth. First, India and Tanzania have been friends for almost 8 years now, since India independence in 1948, and in Tanzania we had our independence in 1961, and India supported the independence of Tanzania. So we very much give our thanks and gratitude to India for the support which they have given to Tanzania during our struggle for independence. My experience, this is my fourth time coming to India, and this has been a very crucial meeting. And decisions have been made, especially on the AI, that we are embarking with the AI, but we have to be very careful with AI, as most of CPA countries, we are yet to have digital sovereignty. And we talked to the Speaker of India that Tanzania will need to be supported in embarking on this digital sovereignty so that we are safe with the data that we have. If we don't have that sovereignty, our data might be hacked and damaged, and harms can come to Tanzania. So that's one important aspect which we have decided. And second, bilateral relations between our two countries, and friendship group between Tanzania and India. Also, sir, how was the reception, hospitality? How was the experience? Very nice, very well prepared, and we thank very much the Indian Prime Minister and the Indian government and the Parliament of India. Right, sir. Thank you so much for talking to us. Have a great stay here, sir.